हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया था, उन्होंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन दिया था, आज की वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 12 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया गया है। वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब स्टार्ट जो करना है, आपको पता है जो कैश फ्लो की स्टार्टिंग करते हैं हम, इस क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चे क्या पढ़ते हैं हम, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट को पढ़ा जाता है। एडजस्टमेंट में आप देखेंगे इनकी जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है बेटा, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। ये डिबेंचर की जानकारी है। और आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मोस्टली जो हमारा फोकस रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले कि वो 3 अकाउंट हमारे जो बनेंगे या बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 3 अकाउंट बन सकते हैं। एक होता है बेटा नॉन करंट एसेट अकाउंट बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा, नॉन करंट एसेट अकाउंट बन सकता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट अकाउंट में भी आपको पता है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एक होता है बेटा हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारे नॉन करंट एसेट के अंदर बेटा 2 अकाउंट बन सकते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले जो अकाउंट बन सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बन सकता है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन सकता है, जिसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बन सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर कि तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने से पहले हमारे कितने अकाउंट बनाए जा सकते हैं, वो 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट क्या होता है हमारा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट अकाउंट बन सकता है। जो नॉन करंट एसेट है वो 2 पार्ट्स में है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन सकता है और लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन सकता है। अब बेटा ये बनते कब हैं, जब इनकी जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में दी गई हो। इनकी जानकारी हमें या तो बैलेंस शीट में दी गई हो और साथ ही साथ इसकी जानकारी एडिशनल में दी गई हो। इनकी जगह दोनों जगह एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और बैलेंस शीट में हमें ये तीनों अकाउंट मिलते हैं। तीनों में से कोई सा भी यानी किसी की भी जानकारी बैलेंस शीट में भी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है तो इनका अकाउंट बनाया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या नॉन करंट एसेट अकाउंट में से कोई फिक्स्ड एसेट अकाउंट है जिसकी जानकारी हमारे पास क्वेश्चन में है, या फिर सेम चीज़ इनके साथ भी हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसका तो अकाउंट बनता ही नहीं है। फिर आप यहाँ देखेंगे क्या है, टैक्स पेड। अब ध्यान दीजिए थर्ड नंबर पे क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी टैक्स की जानकारी बेटा एडिशनल में है। अब चेक करते हैं इसकी जानकारी कहाँ, बैलेंस शीट में है या नहीं। अगर होगी तो इसका अकाउंट बनेगा, अदरवाइज इसका अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया गया है और इसके आगे लिखा है नोट नंबर 4। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बेसिकली क्या हम क्या मानते हैं, कोई जानकारी ना होती तो इस शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को हम क्या मानते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो नोट्स टू अकाउंट तो नोट्स टू अकाउंट में बेटा देखेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे पॉइंट नंबर 4 पर दिया गया है। क्या दिया गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की प्रोविजन फॉर टैक्स की जानकारी यहाँ पर क्या है, बैलेंस शीट में भी है और एडिशनल में भी है। और जब बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानकारी है तो प्रोविजन फॉर टैक्स यानी टैक्स का अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर हम 12 अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तैयार किया जाएगा। और आप लोगों को फॉर्मेट पता ही है, प्रोविजन फॉर टैक्स
अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये लिखा जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये लिखेंगे। ये हमारी लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है। प्रोविजन फॉर टैक्स बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से, बाय लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। गिनती की 4 चीज़ें आती हैं, हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा मैंने आपको याद करवाया था कैरेट डाउन मतलब, इससे याद कर लीजिए सी से करंट ईयर, सी से करंट ईयर। अगर ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रॉट डाउन में क्या लिखोगे बेटा, प्रीवियस ईयर। क्या लिखा जाएगा बेटा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस और करंट ईयर है या नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है इसमें बेटा प्रीवियस ईयर की जानकारी है, सेकंड कॉलम में करंट ईयर की। तो प्रीवियस ईयर आप देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा है प्रीवियस ईयर 3,25,000, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा था 3,25,000, ठीक है। फिर करंट ईयर यानी कैरेट डाउन यानी कि करंट ईयर, सी से याद रहेगा बेटा। यहाँ पे करंट ईयर में जो लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में 3,20,000, तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा 3,20,000, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन को आप अकाउंट में फिल कर चुके हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्रीवियस ईयर को लिख दिया आपने, कैरेट डाउन में करंट ईयर को आपने लिख दिया, तो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो जानकारी आपके पास दी गई है, यहाँ दिया गया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000। आपको पता है गिनती की 4 चीज़ें यहाँ पर आती हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आप लिख चुके हैं, बैलेंस कैरी डाउन जो भी आपने लिख दिया है, डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में टैक्स पेड, जो टैक्स पे किया जा चुका है इसकी जानकारी है हमारे पास। एडिशनल में टैक्स कितना पे किया है बेटा 2,80,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,80,000। तो आप टोटल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ गई, तो ये टोटल जो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड का वो आ जाएगा 6 लाख। हमारी क्रेडिट साइड कम है तो इसका भी टोटल लिख दिया जाएगा 6 लाख। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ लिखेंगे क्या, प्रोविज़न मेड। इनकी प्रोविज़न बनाया कितना गया था टैक्स के ऊपर, और प्रोविज़न जो टैक्स पे कितना किया गया वो यहाँ पर है। तो प्रोविज़न कितना बनाया गया था वो यहाँ पे हमें लेस करके पता लग जाएगा, और लेस करेंगे तो आ जाएगा 2,75,000, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस अकाउंट से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएंगी, कैश फ्लो में जाएंगी। तो बैलेंस का बेटा कैश फ्लो में कुछ भी नहीं होगा, चाहे बैलेंस हमारा कैरी डाउन हो चाहे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो, इसका कैश फ्लो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे डेबिट साइड की चीज़ यानी कि अगर टैक्स पे किया है, अगर पे करेंगे तो कैश जाएगा, पे करेंगे तो कैश जाएगा, और कैश जाएगा बेटा, कैश जाएगा तो माइनस कर देंगे, कैश जाएगा तो माइनस कर देंगे। और ये कहाँ से माइनस होगा बेटा, हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कहाँ से माइनस होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इसको माइनस किया जाएगा। फिर इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कैश फ्लो पर, जो प्रोविज़न आपने बनाया था बेटा, जो प्रोविज़न आपने बनाया था उसको ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर में, जो बनाया था आपने उसको ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। और आपको पता है क्वेश्चन के अंदर हमें देखना क्या होता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप यहाँ देखेंगे दे रखा है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया गया है। हमारे ये कौन सा है, अगर पहला देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो प्रीवियस ईयर की जानकारी है, और सेकंड कॉलम में करंट ईयर की। तो बेटा आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बेटा करंट ईयर क्या है आपका 370 माइनस प्रीवियस ईयर कितना है आपका 350, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 370 माइनस 350, तो बेटा कितना बच गया
20,000, ये आ गया आपका 20,000। फिर आपको पता है इसमें गिनती की 3 चीज़ें ऐड होती हैं, आपको पता है ना, गिनती की 3 चीज़ें ऐड होती हैं। पहला, किसी भी तरह का रिजर्व या ऑब्लिक फंड वो ऐड होगा, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। दूसरी चीज़ ऐड क्या होती है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर टैक्स की जानकारी है तो उसको ऐड किया जाएगा। और थर्ड नंबर पर क्या ऐड होता है बेटा, डिविडेंड। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें चेक करनी है, क्या ये ऐड होंगी या नहीं होंगी, ये क्वेश्चन में है या नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे रिजर्व या फंड, बेटा रिजर्व एंड सरप्लस तो दिया है, यहाँ नंबर 1 दिया गया है। तो यहाँ नोट्स टू अकाउंट में आप चेक करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नंबर पे दे रखा है स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, इसका आप यूज़ कर चुके हैं तो इसका आप बेटा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसके अंदर इसका कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। सेकंड नंबर पे प्रोविजन फॉर टैक्स, आप यहाँ देखेंगे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाला जो प्रोविजन मेड यानी कि जो प्रोविजन बना था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और बेटा लिखा क्या जाएगा, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, जिस अकाउंट से ये आया है उसका नाम लिखकर यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और बेटे ऐड कितना होगा, तो ये लिखा था ना कि प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड करेंगे कितना बेटा, 2,75,000 को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या डिविडेंड है, तो आप एक बार गो थ्रू करेंगे क्वेश्चन की तरफ कि आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी डिविडेंड की कोई जानकारी है, बिल्कुल भी नहीं है, तो डिविडेंड की कोई जानकारी नहीं है, तो इतना ही है। तो हम यहाँ ऐड करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास, 2,95,000, ये क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे किस चीज़ का बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता क्या है, होता है पर्टिकुलर, डिटेल्स और अमाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट नंबर पे हम मेंशन करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि मेन एक्टिविटी जो है उससे कैश का इनफ्लो कितना हुआ। यहाँ पर लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसकी जानकारी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना आ गया 2,95,000, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं एडजस्टेड फॉर, बेटा क्या लिखा जाता है यहाँ पर, एडजस्टेड फॉर। अब एडजस्टेड फॉर में क्या आता है हमारा, जो भी हमारे नॉन करंट यानी कि जो भी हमारे इनटेंजिबल आइटम्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है, जो भी हमारे इनटेंजिबल आइटम्स की वैल्यू अगर बेटा कम हो रही है तो यहाँ पर इनको शो करेंगे। डेप्रिसिएशन लग रहा है फिक्स्ड एसेट पे तो भी यहाँ शो करेंगे, यानी कि कोई भी लॉस है यानी कि नॉन ऑपरेटिंग से जो भी हमारा लॉस आ रहा है बेटा उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा क्वेश्चन में जानकारी हमें दी गई है, एक बार हम यहाँ गो थ्रू करेंगे। सेकंड नंबर पे ये लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया गया है, इसके बारे में यहाँ सेकंड नंबर पे जानकारी है, नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में था 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ये बेटा प्रीवियस ईयर है, तो वैसे तो ये प्रीवियस ईयर 4 लाख का 10% इंटरेस्ट जो बनता है, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट जो बनता है बेटा, इनकी 40,000 हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते। बट ध्यान दीजिए हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि डिबेंचर वर रिडीम्ड, यानी कि जो आपके 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर थे अब वो सिर्फ 2 लाख के रह चुके हैं, यानी कि जो लोन था पिछले साल, जो लोन था प्रीवियस ईयर वो तो 4 लाख का था, अब वो लोन कम क्यों हो गया, आपने पैसा वापस कर दिया। 4 लाख का लोन था बेटा कंपनी के ऊपर, डिबेंचर एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन होता है, वो 4 लाख था पिछले साल, अब वो इस साल सिर्फ 2 लाख रुपये रह चुका है। क्यों रह गया, कंपनी ने 4 लाख में से 2 लाख रुपए वापस कर दिए, रिडीम कर दिए, और पैसा वापस कर दिया तभी तो कम हुआ। अब ये पैसा वापस कब किया, इसकी जानकारी बेटा यहाँ पे दे रखी है कि डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, इसको अंडरलाइन करना वरना दिक्कत आ जाएगी।
अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, कि 1 अप्रैल 2020 को पैसा रिडीम किया गया है। बेटा अगर डेट देखेंगे तो 31 मार्च 2020 की जानकारी, इसके अगले दिन ही पैसा वापस कर दिया गया है। तो यानी जब इसके अगले दिन ही पैसा वापस कर दिया तो पूरे साल भर जो डिबेंचर रहा है, वो सिर्फ 2 लाख ही रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ ध्यान देंगे 31 मार्च 2020 को लोन कितना था बेटा, लोन था 4 लाख रुपए। फिर दे रखा है कि डिबेंचर व रिडीम यानी कि वापस कर दिया गया पैसा 1 अप्रैल 2020 को, यानी उसके अगले ही तारीख को। तो यानी कि इसकी अगली ही तारीख को ये पैसा वापस हो गया, यानी कि 2 लाख ही रह गया। तो बेटा प्रीवियस ईयर पे काउंट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर भी अब कितना रह चुका है आपका, 2 लाख रुपये, क्योंकि जो 2 लाख रुपये वो वापस कर दिए गए हैं। तो यानी कि अब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटे वो 2 लाख के ऊपर ही किया जाएगा। तो आप यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड किया जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये कैलकुलेट बेटा होगा 2 लाख के ऊपर। ठीक है, और वो भी कितना है 10%, प्रीवियस ईयर पे ही होता है। ये आ गया हमारा बेटा 20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद आप देखेंगे हमारी बात ये है डेप्रीशिएशन अगर हमारे किसी एसेट पर लगा है, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। डेप्रीशिएशन बेटा प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। तो डेप्रीशिएशन पहले कितना था, मशीनरी पर डेप्रीशिएशन पहले 1 लाख रुपये था, अब वो बढ़ के कितना हो गया 1,60,000 हो गया। जो डेप्रीशिएशन पहले 1 लाख रुपये था बेटा, वो डेप्रीशिएशन 160 हो गया। तो डेप्रीशिएशन कितना बढ़ गया, 60,000 बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आप इसको ऐड कर देंगे, तो प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। यहाँ लिखा क्या जाएगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और कितना ऐड करेंगे बेटा 60,000। जो पिछले साल से इस साल वो डेप्रीशिएशन जो बढ़ चुका है वो 60,000 बढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे चेक किया जाएगा कोई भी इनटेंजिबल एसेट अगर कम हो रहा है, इनटेंजिबल एसेट अगर कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो बेटा एडजस्टेड फॉर में प्लस करेंगे। अगर इनटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है, कम होगा तो एडजस्टेड फॉर में प्लस करेंगे, और बढ़ेगा तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाएगा। आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें बेटा ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे आप यहाँ देखेंगे, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसकी कीमत 3,10,000 रुपये थी। ठीक है, उसकी कीमत बेटा अब हो गई है कम। कितनी कम हो गई है बेटा, 8,000 रुपये से कम हो गई है। कम हो गई तो हमने एडजस्टेड फॉर में प्लस कर दिया। अगर बढ़ जाती तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लोग ऐड कर देते। बट यहाँ 310 थे, 3,02,000 यानी कि 8,000 रुपये आपका पेटेंट की वैल्यू कम हो गई है। और कभी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो बेटे लिखते हैं अमोर्टाइज्ड। क्या लिखते हैं, अमोर्टाइज्ड। अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो रिटर्न ऑफ। तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, तो यहाँ लिखेंगे अमोर्टाइज्ड। तो लिखेंगे पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। कितनी वैल्यू कम हो गई बेटा, 8,000 रुपये कम हो गई। और कुछ इसके अंदर आने लायक बेटा कोई और आइटम नहीं है। अब इसको आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद बेटा ये आ जाएगा 3,83,000। 3,83,000। इसे बोला क्या जाएगा, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर बेटा इसके अंदर प्लस करते हैं हम क्या, वर्किंग कैपिटल के आइटम्स, यानी कि अगर हमारे करंट एसेट बढ़ेगा और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कम होंगी, ये सारे आइटम्स, अगर करंट एसेट आपका बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज़ कम होंगी तो माइनस। ठीक है, और करंट एसेट अगर कम होगा, करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो प्लस। तो ओवरऑल अगर हमारी लायबिलिटीज़ अगर बढ़ रही हैं तो बेटा उनको क्या कर देंगे प्लस, और लायबिलिटीज़ अगर कम हो रही तो उनको क्या कर देंगे माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस करेंगे क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कुछ लाइनों का गैप रखा जाएगा बेटा, और माइनस करेंगे क्या, इसका अपोजिट इंक्रीज। बेटा डिक्रीज की जगह क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, और यहाँ इंक्रीज की जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट
लायबिलिटीज। अब आप बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ देखेंगे करंट लायबिलिटी के बारे में आपको जानकारी दी गई है और फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, ट्रेड पेएबल, और नोट्स टू अकाउंट में लिखा है पॉइंट नंबर 3, यानी कि ट्रेड पेएबल की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 3 में मिल जाएगी। तो नोट्स टू अकाउंट में बेटा चेक करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 पर लिखा था, यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर, बेटा पहले प्रीवियस है फिर आपका करंट है। तो क्रेडिटर पहले थे 2,40,000 के, अब वो हो गए हैं, पिछले साल थे 2,40,000 के, अब हो गए 2,60,000 के। तो इनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो बढ़ गई है तो बेटा अगर हमारे क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बेटा यहाँ ऐड करेंगे। कितना लिखा जाएगा आपका बेटा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर में कितना लिखेंगे, 20,000। ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ चेक करेंगे, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, या दिया गया है कि बिल्स पेबल जो प्रीवियस ईयर में पहले थे बेटा 1,20,000 के, अब 2 लाख के हो गए, ये भी बढ़ गए। और अगर क्रेडिट या हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम इसको यहीं पे ऐड करेंगे और क्या लिखा जाएगा, बिल्स पेएबल कितनी बढ़ गई है, 80,000 से। ठीक है। तो हमने ये देख लिया, क्या देख लिया, करंट लायबिलिटी का देखा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है। पॉइंट नंबर 4 में प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका अकाउंट आप बना चुके हैं, इसका कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे करंट एसेट, इन्वेंट्री बेटे पहले 2,70,000 की थी और अब 2,90,000 की, यानी कि करंट एसेट पहले 270 से 290 हो चुका, बढ़ गया है। और करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज इन करंट एसेट, तो यहाँ लिखेंगे इसको और लिखा जाएगा क्या, इन्वेंटरीज। इन्वेंट्रीज कितना आएगा बेटा, 20,000, 20,000 रुपये आ गया। उसके बाद देखेंगे जी लिखा था ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपके पहले थे 2,40,000 और ये भी बढ़ गए, 260 हो गए, बढ़ गए तो 20,000 बढ़ गए। तो करंट एसेट अगर बढ़ेंगे तो भी इसको नीचे ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, और ये भी बढ़ गए हैं हमारे 20,000 से। फिर आप यहाँ देखेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट यहाँ नहीं आता, करंट एसेट का पार्ट है बट ये यहाँ नहीं आता। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद इसको हम ऐड करते हैं, इसकी ओपनिंग बैलेंस को ऐड करते हैं। ठीक है। तो यही था। तो यहाँ देखेंगे नीचे वाली चीज़ बेटा ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट मतलब इन चीज़ों को माइनस किया जाएगा। तो प्लस में आप देखेंगे तो प्लस में कितने आएंगे, 1 लाख, प्लस में कितने आएंगे 1 लाख, माइनस देखेंगे तो माइनस कितना हो रहा है बेटा 40,000। ठीक है। अब चेक करते हैं कि जो सब कुछ टोटल करने के बाद यहाँ था ना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,83,000 थे, उसमें बेटा ऐड क्या किया जाएगा, 1 लाख को ऐड किया जाएगा, लेस किया जाएगा 40,000 को। अब चेक करेंगे कि इसको इनर कॉलम में लिखना है या इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। अब वो कैसे, अगर क्वेश्चन में बेटा टैक्स की जानकारी है, अगर क्वेश्चन में टैक्स की जानकारी है, वो कहाँ से पता लगेगा, जब हम लोगों ने क्या बनाया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा था, वहाँ पे हमने चीज़ें ऐड की थी। अगर वहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, तो क्वेश्चन में टैक्स की जानकारी है तो इनर कॉलम में ही बेटा लिखा जाएगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे आप, ये कितना था 3,83,000, इसमें बेटा ऐड करेंगे कितना 1 लाख, इसमें से लेस कितना करेंगे 40,000। तो इसको करने के बाद बेटा आएगा 4,43,000। उसे कहा क्या जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको बोला जाएगा बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और लेस करेंगे क्या, टैक्स पेड। क्या किया जाएगा, टैक्स पेड। अब यहाँ देखेंगे जो हमने टैक्स का अकाउंट बनाया था बेटा, टैक्स का अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था और यहाँ पे लिखा था ना हमने पहले कि इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस होगा। कितना लेस होगा, 2,80,000। तो आप यहाँ लिखेंगे जो लेस होगा टैक्स 2 लाख, और लेस होगा तो आप लोग इसको ब्रैकेट में भी शो करेंगे 2,80,000। करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने से हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ या कैश यूज्ड हो चुका है पहली एक्टिविटी में। तो हम यहाँ देखेंगे तो यानी कि साफ दिख रहा है कि पैसा आया है यानी कैश का फ्लो हुआ है। इसको चेक करेंगे तो आ जाएगा 1,63,000, यानी कि पहली एक्टिविटी करने से पैसा बिजनेस में आया है। तो बेटा लिखा क्या जाएगा इसके लिए, यहाँ क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी से पैसा आया है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, पहली एक्टिविटी हमारी हो गई।
सेकंड नंबर पे बेटा यहाँ लिखा जाएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, नॉन करंट एसेट वाला पोर्शन देखना है बैलेंस शीट में, कि नॉन करंट एसेट की अगर कीमत बढ़ रही है तो यानी हमने उसको खरीदा है तो जी कैश गया है कैश गया है तो उसको लेस कर देंगे, और अगर नॉन करंट एसेट की कीमत कम हो रही है तो हमने उसको बेच दिया है तो कैश का इनफ्लो होगा, उसको ऐड कर देंगे। तो देखेंगे नॉन करंट एसेट। बेटा नॉन करंट एसेट में आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट में दे रखा है टेंजिबल, यहाँ 5 नंबर पे। तो देखते हैं जी 5 नंबर पे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। तो मशीनरी बेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर पहले तो 5,50,000 की थी, अब 6,60,000 की हो गई। तो आप यहाँ देखेंगे मशीनरी की कीमत बढ़ गई है, 550 से कोई भी हमारा एसेट 6,60,000 का हो चुका है। किसी भी एसेट की वैल्यू कब बढ़ी होगी, जब हमने उसको खरीदा होगा तो बेटा कैश गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, कैश का आउटफ्लो हुआ है इसलिए हमने क्या किया है माइनस, और माइनस क्या लिखेंगे बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी। तो यह कितना आ जाएगा 1,10,000, कितना आ गया 1,10,000 की आपने क्या खरीदी है बेटा, मशीनरी आपने खरीदी है, और कैश आपके पास से गया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में शो किया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्या और कुछ है, हम देखेंगे यहाँ देखा जाएगा इंटेंजिबल एसेट 6 नंबर पे। आप यहाँ देखेंगे क्या है, पेटेंट, ये तो हो चुका है। अगर बेटा इसकी कीमत 3,10 से ज़्यादा होती, ये जो पेटेंट है 3,10,000 से 11 भी होते 12 भी होते, अगर इसकी कीमत बढ़ती तो हम इसको यहाँ लिखते हैं माइनस परचेज ऑफ पेटेंट्स लिखा जाता है। बट इसकी कीमत कम हो गई है इसलिए हमने इसको एडजस्टेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया है, तो इसलिए ये तो नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखा जाएगा क्या, ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसकी कीमत 4 लाख से 4,30,000 हो गई है। अब ध्यान दीजिए बेटा, पहले जो थे लोन्स एंड एडवांसेस थे 4 लाख के, अब कितने हो गए 4,30,000। यानी कि आपने कहीं पर पैसा दिया है उधार पर, यानी कि आपको इससे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, इसलिए अब आपका एसेट है। जो 4 लाख रुपए दिए थे अब कितने दिए हैं 4,30, तो 30,000 रुपये और दे दिए आपने, और इन्वेस्ट कर दिया है आपने, है ना, और इन्वेस्ट किया है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट की है। इसको बेटे करेंगे माइनस, क्योंकि कैश का क्या है आउटफ्लो हुआ है इस एक्टिविटी से, इसलिए आपने इसको माइनस किया है। तो यहाँ लिखा क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट की है इन, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, इन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखा है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। कितनी इन्वेस्टमेंट की है, पहले 4 लाख की थी, अब 4,30 की हो चुकी है। तो बेटा 30,000 रुपये आपने पिछले साल से इस साल लगाए हैं, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और यानी कि कितना पैसा और चला गया 30,000। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टिंग में सिर्फ नॉन करंट एसेट को देखते हैं, वो आपने देख लिया और सारा हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करने से बिजनेस से पैसा चला गया, कितना पैसा गया 1,40,000 का आउटफ्लो हुआ है। अब बेटा पैसा जब इस्तेमाल हो गया तो यहाँ देखेंगे कैश फ्लो, बिल्कुल नहीं। पैसा फ्लो कब लिखते हैं, जब पैसा बिजनेस में आता। अब यहाँ पैसा लग गया बिजनेस का, लिखेंगे कैश यूज्ड इन, क्या लिखा जाएगा, कैश यूज्ड इन, कौन सी एक्टिविटी में वो पैसा लग गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो पैसा लग गया है। फिर बेटा तीसरी और हमारी आखिरी एक्टिविटी यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि शेयर्स वगैरह, लोन, शेयर हो गया, लोन हो गया, ये लॉन्ग टर्म्स लोन हो गया, वो सारी जानकारी यहाँ देखेंगे। शेयर कैपिटल बेटा पहले 5 लाख के इशू हुए थे, अब वो 730 के इशू हो गए, यानी पिछले साल से बेटा इस साल तक 2,30,000 के और शेयर इशू हो गए, इशू हुए हैं तो पैसा आया है, और बेटा पैसा आया है तो इसको प्लस किया जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा, प्लस करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, लिखा जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और कितना लिखा जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आगे डिफरेंस कितना है 2,30,000, 2,30,000 कैश का इनफ्लो हुआ है बिजनेस में, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, ऐड किया है।
उसके बाद आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे, यानी कि सेकंड नंबर पे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ जाएंगे, बेटा डिबेंचर आपके 4 लाख के थे, अब वो सिर्फ 2 लाख के रह गए हैं, आपने 1 अप्रैल को वापस कर दिए। तो पहली बात, पैसा जब आपने किसी का वापस किया, लोन का पैसा आपने वापस किया, तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, माइनस करेंगे क्या, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा लिखा जाएगा, जब भी हम पैसा वापस करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखा जाएगा बेटा। और हमने कितना पैसा वापस किया है, 2 लाख रुपीज़, और पैसा गया है, यानी कि इसको ब्रैकेट में रखा जाएगा। इसके ऊपर हमने क्या पे किया है बेटा, इंटरेस्ट भी पे किया। आप देखेंगे हमने एडजस्टेड 4 के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी कैलकुलेट किया था, जो हमें पे करना था। कितना है बेटा, 20,000 का आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे इस डिबेंचर के ऊपर। उसको बेटा क्या किया जाएगा, माइनस, क्योंकि आप पे करेंगे तो कैश जाएगा, यानी कि कैश का बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बिजनेस से इंटरेस्ट रहा है, कितना जा रहा है बेटा, 20,000। ऐसा जाएगा, ब्रैकेट में रखा जाएगा, यानी कि जा रहा है। तो बेटा सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास देखोगे 20 और 30, बेटा 10,000 कैश इनफ्लो हुआ है। और लिखेंगे क्या, तो लिखा जाएगा क्या, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी करने से इसके अंदर ऐसा आया, सिर्फ आया 10,000 रुपीज। फिर अब पहली ओपनिंग एक्टिविटी को करने में 1,60,000 आया, सेकेंड एक्टिविटी से 140 कैश यूज हो गया, और थर्ड एक्टिविटी करने कैश यहाँ दोबारा हो गया। अब ओवरऑल 1,60,000 है, 10,000 करेंगे और लेस 1,30,000 आएगा, 30,000 प्लस का कितना, 30,000 प्लस में आता, लिखते हैं नेट इंक्रीज इन, क्या कहलाता है, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें ऐड करें क्या, ओपनिंग कैश बैलेंस, ऐड क्या किया, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट को इधर ऐड किया जाए। अब ये कहाँ मिलता है हमें, इस तरफ यहाँ में आप देखेंगे करंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा जो यहाँ प्रीवियस का जो बैलेंस दे रखा है, प्रीवियस बैलेंस देखिए कितना है, 265, प्रीवियस ईयर ओपनिंग कैश बैलेंस होता है 2,60,000, यहाँ ऐड करेंगे 2,60,000, ऐड करने के बाद क्या देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, 2,98,000, 2,98,000 क्या आ रहा, क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर हमारे जो में बैलेंस शीट में क्लोजिंग दिया गया मैच कर गया, बिल्कुल सही, अदरवाइज हमने छोटी गलती हो गई है। हमने किया जो भी नेट आया था, हमने ऐड ओपनिंग 2 लाख और ऐड किया बेटा 298,000, यानी कि हम क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। बाकी चीज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में।